नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। एक बहुत बड़ी खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है और जो पॉजिटिव है। बहुत समय के बाद भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत और यूके के बीच में एक व्यापारिक समझौता हो गया है और अब ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद में, समझौता हो जाने के बाद में, भारत ने 2026-27 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 85 लाख करोड़ का कुल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य आगामी वर्ष के लिए यानी 2026-27 के लिए रखा है। इस लक्ष्य में लगभग 530 अरब डॉलर का माल यानी मर्चेंडाइज निर्यात और 470 अरब डॉलर का जो सर्विस सेक्टर का है, सेवा का निर्यात शामिल है। यानी जो अगर इसे हम समझें तो वस्तुओं का जो निर्यात होने वाला है वो लगभग 530 अरब डॉलर का होने वाला है और सर्विस सेक्टर अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या एक्सेट्रा जो सर्विस सेक्टर है उसका 470 अरब डॉलर का ये व्यापार होने वाला है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें फिलहाल माल निर्यात में 17% का ग्रोथ करना पड़ेगा। वहीं सेवा सेक्टर में यानी सेवा निर्यात में लगभग 11% की बढ़ोतरी हमें करनी होगी, जो कि एक चुनौतीपूर्ण है। मगर अगर भारत इसे साध ले जाता है तो वह चाइना के कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती भारत के लिए भी है और अपने आप को चाइना के प्रतिस्पर्धा में खड़ा होने में भारत को अभी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। शुरुआती महीनों के व्यापारिक आंकड़ों को देखते हुए सरकार का दावा सही दिशा में आगे जाता हुआ दिखाएगा, लेकिन बड़ा सवाल क्या केवल एक सरकारी घोषणा या वास्तव में ये केवल एक सरकारी घोषणा के लिए है या भारत वास्तव में व्यापार व्यवस्था में चीन को मात देने वाला है या उसके बराबर उसके विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। आज हम इस सब मुद्दे पर तफ्तीश से बात करेंगे। आखिर 1 ट्रिलियन का डॉलर का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार की ओर से, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस मुद्दे पर बात करने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि भारत यह लक्ष्य प्राप्त करता है तो क्या होगा और आखिर ये सरकार ने रखा क्यों है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देश पहली बार वस्तुओं और सेवा के संयुक्त निर्यात में 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचेगा, जिससे इसका सीधा प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार पर होगा। रुपए की स्थिरता को समर्थन मिलेगा, लाखों नए रोजगार खड़े होंगे और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा बूम इंडिया में आएगा। मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2030 की रणनीति को मजबूती मिलेगा और ये प्रोग्रामों को मजबूती मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान लगातार बढ़ रहा है और सरकार अब घरेलू मांग के साथ साथ विदेशी मांग पर फोकस कर रही है और विकास के इंजन को उस स्तर पर ले जा रही है कि हम निर्यात अधिक से अधिक करें, जिससे कि भारत में विदेशी भंडार बढ़े और भारत की इकोनॉमी भी बूम कर सके। सरकार ने 5 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें वह तेजी से इस सेक्टर में आगे बढ़ सकती है। उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसे सेक्टर हैं जहां पर भारत को लगता है कि वो विश्व व्यापार में अपनी एक अलग पहचान रख सकता है। हालांकि इसमें चाइना का कंपटीशन से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स का जो सेक्टर है, उसमें जेनेटिक दवाओं में भारत पहले ही
विश्व में सिरमौर हो चुका है, अगर वो इसमें और ग्रोथ करता है और फार्मास्यूटिकल की अन्य अन्य दवाइयों में भी अगर वो महारत हासिल कर लेता है, तो भारत चाइना को कहीं पीछे छोड़ सकता है। तीसरा है इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, औद्योगिक उपकरण के सेक्टर में भारत सरकार को लगता है कि वह विश्व में अपनी एक पहचान बना सकता है और निर्यात को बढ़ा सकता है। रसायन एवं स्पेशलिटी के जो केमिकल्स हैं उसकी दिशा में भी भारत सरकार लगातार काम कर रही है और भारत सरकार को अब लगता है कि वह विश्व में अपनी इसमें पहचान बना सकती है, निर्यात को इस सेक्टर में बढ़ा सकती है। डिजिटल सेवाओं में जिसमें भारत ने जबरदस्त एक डिजिटल इंडिया के कैंपेन चलाया और अपने आप को डिजिटल के सेक्टर में जबरदस्त मजबूत किया। आज भारत विश्व में सबसे अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला और ऑनलाइन फैसिलिटीज को यूज करने वाला देश बन गया है। तो इसी अपनी जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको लेकर भारत विश्व में आगे बढ़ना चाहता है और इसको भी निर्यात के एक स्कोप में रूप में देख रहा है। आईटी, क्लाउड, एआई, फिनटेक, इंजीनियरिंग, डिजाइन और वैश्विक बिजनेस जैसी सेवाएं जो हैं, उस सेक्टर में भारत अपनी आशा विश्व बिरादरी में देखता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी लागू करने का मन बना रही है और कुछ मामलों में उसने कर भी दिया है। भारत यूके व्यापार समझौते से अचानक आखिर निर्यात क्यों बढ़ गया? आखिर ऐसा क्या है इस समझौते में जिससे पूरे विश्व से भारत को लगातार निर्यात के जो है उन देशों में द्वारा आयात के लिए लगातार भारत पर वो भरोसा कर रहे हैं और अब वो लगातार अपने जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया में डिकोड कर रहे हैं, लगातार देते चले जा रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार समझौते के लागू होने से पहले ही ब्रिटेन ने आयातकों ने भारतीय कंपनियों को तेजी से ऑर्डर देने चालू कर दिए। कारण स्पष्ट है, जैसे ही समझौता लागू होगा कई भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क कम हो जाएगा और इसलिए ब्रिटिश कंपनियां पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित कर लेना चाहती हैं। शुल्क का जो कम लग रहा है उसका वो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहती है। इसमें सबसे ज्यादा जो संभावना ब्रिटिश कंपनियों को दिखती है और भारत उस सेक्टर में खरा उतर सकता है, वो टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी और प्रोफेशनल सेवाएं हैं, जो कि भारत इसमें धीरे धीरे दक्षता हासिल करते जा रहा है। केवल ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर है और भारत को जैसे ही यूके से समझौता हुआ और कुछ छूटें मिली, लगातार भारत का कद बढ़ते चला जाता है। अब दुनिया की नजर अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले समझौते पर है। अगर ये सरकार पॉजिटिव वे में, सकारात्मक क्षेत्र में से साध ले गई तो भारत को तेजी से विकसित होने में कोई नहीं रोक पाएगा। भारत कुछ पिछले वर्षों में लगातार मुक्त व्यापार समझौते एफटीए का दायरा बढ़ा रहा है। प्रमुख समझौते उसने जिन देशों के साथ किए उसमें शामिल है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ जिनसे अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस में है, और अमेरिका के साथ भी व्यापारिक समझौते की जो बातें हैं वो प्रगति पर हैं। भारत अभी उससे सीधे सीधे किसी रूप में उससे दो चार नहीं कर रहा है या उसके खिलाफ कोई अपने स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा, जिससे कि इस पूरी कवायद को कोई झटका लग सके। सरकार का मानना है कि इनके समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योगों को नया बाजार मिलेगा और भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी और भारत तेजी से विकसित देश की ओर बढ़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ कई गंभीर चुनौतियां भी दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे बड़ी चुनौती तो
अपने उस स्तर तक पहुंचना है। निर्यात में जो एक मर्सेंटाइज का एरिया है उसको 17% की ग्रोथ पे लाना है, और जो सेवा सेक्टर है उसको 11% की ग्रोथ में लाना, जो कि एक बड़ी और कठिन चुनौती भारत के सामने है। और अगर भारत इसे साध ले जाता है तो ये आपदा में अवसर का एक नवीन उदाहरण भारत कर दिखाएगा। वैश्विक मंदी एक बड़ी चुनौती भारत के सामने आने वाली है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में मांग धीमी पड़ते चली जा रही है। इसलिए अपने निर्यात को लक्ष्य को प्राप्त करना भारत के लिए कठिन हो सकता है। चीन की प्रतिस्पर्धा हमेशा भारत के साथ रही है, बल्कि अब तो वह अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कम लागत वाले उत्पादों में चीन का अभी कोई सानी नहीं, और वह इस सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी है। तो क्या भारत उसे इस सेक्टर में टक्कर दे पाएगा, और क्या भारत उस लेवल का अपने यहाँ पर माल सस्ता खड़ा कर पाएगा जिससे वो चीन को प्रतिस्पर्धा दे सके। लॉजिस्टिक की बात करें तो भारत में विकसित जो देश हैं उससे कहीं अधिक माल ढुलाई ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्च है वह है, जिसकी वजह से जो व्यापारियों को है लागत अधिक पड़ जाती है, और वो विदेशी बाजार में कहीं ठहरते नहीं, क्योंकि उन इस सब की वजह से उनका उत्पादन और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि जो मूल्य है वो कहीं अधिक हो जाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा जो लागत है जो भारत में है, ऊर्जा महंगी है, जिसकी वजह से इसकी लागत पर सीधा सीधा असर पड़ता है। आगामी आने वाले यूरोप के नए कार्बन मानक भविष्य में लागत इस्पात, एल्यूमिनियम और उर्वरक जैसों को क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं। इससे भारत कैसे निपटता है ये काबिले गौर होगा। इसके अलावा निर्यात लक्ष्य केवल केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, यह राज्य का भी एक संयुक्त कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए इस सेक्टर में, और इन बड़े राज्यों की बड़ी भूमिका होने वाली है अगर ये सही सही सहयोग केंद्र सरकार को कर पाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक का, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, अगर ये राज्य इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं के जो प्रमुख अभी निर्यात केंद्र हैं ही, अगर ये जो आगामी लक्ष्य को साध ले गए तो भारत को विकसित होने में कोई नहीं रोक पाएगा, मगर इनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं। अब यदि लक्ष्य प्राप्त होता है तो रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। विभिन्न उद्योगी संगठनों के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष लाभ जो मिलने वाला उसमें सेक्टर है एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमी, टेक्नोलॉजी सेक्टर, लॉजिस्टिक, बंदरगाह और वेयर हाउस। भारत आज केवल सस्ता उत्पादन केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक बड़ा भरोसेमंद साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि व्यापारिक समझौते प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, उद्योग प्रतिस्पर्धी बनते हैं, बंदरगाह और लॉजिस्टिक में सुधार किया जाता है तथा वैश्विक मांग मजबूत रहती है, तो $1 ट्रिलियन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में भारत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि वैश्विक आर्थिक सुस्ती और भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं तो भारत के लिए लक्ष्य प्राप्त करना बहुत दुविधापूर्ण हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह भारत के वैश्विक आर्थिक नेतृत्व, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और विकसित भारत की दिशा में सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होगी। आने वाले 12 महीने तय करेंगे कि भारत विश्व में नई ऊंचाई हासिल करता है या वैश्विक चुनौतियां उसकी रफ्तार को धीमा कर देती हैं। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी राय जनशोध के साथ साझा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार। अगर आप अपने किसी मुद्दे पर कोई एनालिसिस चाहते हैं, किसी विशेष न्यूज पर कोई कवरेज चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनसोध जनता के मुद्दे उठाने के लिए जाना जाता है। जनसोध रिसर्च वर्क के साथ, शोध के साथ में अपनी खबरों को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। नमस्कार।